you feel that these are quite different from others and you may not accept them as they are. Marginalized कौन लोग हो जाते हैं? जो अपना कल्चर ना बदलें, ठीक है, और मेन स्ट्रीम के लोग उनको अलग समझने लग जाते हैं, उसको कहते हैं सोशल मार्जिनलाइजेशन। एक सोशली मार्जिनलाइज्ड है। सोशली मार्जिनलाइज्ड किस बेसिस पर होता है? कम्युनिटी के बेसिस पर। मान लीजिए कोई एक माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी किसी भी वजह से हो सकती है। माइनॉरिटी आपको मालूम है रेस की वजह से हो सकती है, कलर की वजह से हो सकती है। जैसे अभी अमेरिका में ब्लैक पीपल कलर की वजह से मार्जिनलाइज है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पर रेस की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है जैसे कि जिप्सी अफ्रीकन लोग होते हैं या सरदार लोग, तो दैट इज सिंध के सरदार को जिप्सी कहते हैं, तो वो कहीं पर मार्जिनलाइज हो सकते हैं। कहीं कास्ट के बेसिस पर हो सकते हैं। इंडिया में कास्ट के बेसिस में आर्यंस ने किसको मार्जिनलाइज किया बताइए? द आर्यंस हैव मार्जिनलाइज्ड नेटिव्स ऑफ इन, जो यहाँ पर लोग हैं उनको क्या कहोगी? इंडिजीनियस। जो किसी देश के निवासी उनको क्या कहोगी बोलो? इंडिजीनियस। यहाँ के निवासी यहाँ के इंडिजीनियस, अफ्रीका के निवासी अफ्रीका के इंडिजीनियस, और जो रेड इंडियंस है अमेरिका के निवासी वो वहाँ के इंडिजीनियस। तो क्या वे भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं? हाँ, जब यूरोपियन लोगों ने उन पर कॉलोनाइजेशन किया तो उनको मार्जिनलाइज कर दिया कि नहीं? कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। अगर हम कहें तो पाकिस्तान में मार्जिनलाइज्ड कौन है बताओ? सर हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, वहां पर वो मार्जिनलाइज्ड है, वो मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आ पाए। 23% से सिर्फ 2% रह गए हैं। बात समझ में आ गई? वही चीज अभी बांग्लादेश में भी हो रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने यहाँ कुछ ऐसे, अभी तक यहाँ मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम के लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसी सरकार आ जाए, जैसे कुछ लोग मानते हैं जो हिंदू समर्थक है या बीजेपी सरकार, और वो ऐसे ऐसे नियम बनाने लग जाए, ऐसा अगर होने लग जाए, अभी तक नहीं बट सो कॉल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा होने लग जाए तो क्या फिर कोई एक ग्रुप या कम्युनिटी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड समझने लगेगी? ऐसा समझने लगेगी। कोई ऐसी आ जाए जो फिर सोचे नहीं हमें तो सिख्स को भी अलग करना है, क्रिश्चियंस को भी अलग करना है, तो फिर वो भी मार्जिनलाइज समझने लगेंगे। मार्जिनलाइजेशन होना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए अगर मंगल के घर में इनके पापा सभी से पूछे भाई कौन सा टीवी चाहिए या कौन सी स्कूटी चाहिए, तो इनकी सिस्टर कहें, मदर कहें ब्लैक कलर की ले लो, सिस्टर कहें पिंक कलर की, तो स्कूटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से अलग अलग, लेकिन मंगल से पूछा ही ना जाए तो मंगल अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करे। समझ में आ गई बात कि नहीं? कि वो कहेंगे अरे हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब ये देखिए, सो वी विल सी दैट मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। नाउ देखो, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। So, if a group of people, अब इस नोट करना, if a group of people और community, या फिर कोई कम्युनिटी हो, समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी experience to be excluded is excluded, excluded का मतलब निकाल दी जाए, from main stream, main stream मुख्य धारा से निकाल दी जाए, then it is said to be, उसे क्या कहा जाएगा? मार्जिनलाइज, socially marginalized, socially मार्जिनलाइज्ड। अगर कोई एजुकेशन में पिछड़ता चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज एजुकेशनली मार्जिनलाइज्ड। तुमको मालूम है हमारे देश में 17% मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ 2.5% ही नौकरियों में है। क्यों है भाई? 17% होने चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। दे आर हैविंग लेस लिटरेसी रेट। तो ये क्या अच्छी बात है?
जो उनका जितना शेयर है उतना नौकरी में होना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? बहुत कम मुस्लिम्स IAS हैं। क्यों है भाई? क्योंकि शिक्षा में तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, वो कैसे मार्जिनलाइज हैं, एजुकेशनली मार्जिनलाइज है। अब जरा देखो, अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें बताइए। समटाइम्स those who are in majority, ठीक है, they may become hostile, उन पे आक्रामक हो सकते हैं। क्या तुम्हें मालूम है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जो वहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम है वो मंदिरों पर आक्रमण कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और 1 करोड़ हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियंस की जान इस समय कैसी बताइए मारे जा रहे हैं, उनका कोई रिपोर्टिंग नहीं। एंड पूरा UN कह रहा है कि बांग्लादेश से ऐसा मत करो। और वहाँ की कौन सी सरकार है? दैट इज वन काइंड ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट है, ठीक है कि नहीं? तो उससे भी कहा जा रहा है, यूसुफ कौन है वहाँ पर, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे देखिए सर, वहाँ पे तो अभी मार्शल लॉ चला हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? सम टाइम मार्जिनलाइज्ड पीपल हैव, क्या होगा, फियर, एंड दे कैन नॉट सर्वाइव फ्रीली, मूव फ्रीली। ये भी तो हो सकता है। मार्जिनलाइजेशन सिर्फ एक चीज लेकर नहीं होता है। अगर तुम किसी को डिस्कार्ड कर दो सोशली, तो फिर तुम उसको अपने ग्रुप में नौकरी भी नहीं दोगे, उसकी दुकान से फल भी नहीं खरीदोगे, तो क्या वो इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज हो जाएगा? आपने सोशली किसी को निकाल दिया कि ये तो काला है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में होता है, काले लड़के को पीछे स्ट्रीट मार देते हैं, काला, ऐसे इंडियंस को मार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर वो सबके साथ बैठ नहीं पाता, ए यू गो देयर, तो वो यू देयर हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंडियन सबके साथ नहीं पढ़ पाते हैं, उनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, तो अल्टीमेटली सच मार्जिनलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। ऐसे लोग क्या होते हैं, अल्टीमेटली दे रेज गन्स एंड शूट अदर्स। ये काम अगर तुम किसी को ही, मंगल को ही है, अगर ये मान लो न पूछा जाए कौन सी स्कूटी है, तो कभी ना कभी इसके अंदर एक एजिटेशन होगा, हमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, और समटाइम्स इट मे कीप ए कट्टा हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज हो सकती है। अब देखिए, देयर आर मैनी फैक्टर्स, कास्ट, क्रीड, कलर, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी, रिलीजन, ठीक है, कल्चर, क्या क्या चीजें हो सकती है मार्जिनलाइजेशन के लिए? कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ है, 4 कास्ट है, कास्ट के बेसिस पर होता है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, जो 4थे दर्जे की कास्ट है, उसको क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट। बन गया ना? क्या चीजें बताई गई हैं? कास्ट हो सकता है। क्या तुमको ऐसा लगता है जेंडर भी मार्जिनलाइज हो सकती है? हाँ सर। अब जो बहुत सभी में, यूरोपियंस में ही सिर्फ स्त्री पुरुष को समान देखते हैं। इवन हिंदू सोसाइटी में भी अभी स्त्रियां पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं पा पाई हैं, और कहीं कहीं मुस्लिम में तो इनकी दशा बहुत पिछड़ी है। सऊदी अरब में तो उनको भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस इतने सालों बाद मिला है, बहुत सारे अधिकार नहीं, वोटिंग राइट्स भी नहीं है। तो जेंडर के बेसिस पर भी मार्जिनलाइजेशन हो, ठीक है कि नहीं? तो मार्जिनलाइजेशन में अगर ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, सभी हिंदी भाषी और बीच में कोई तेलुगु भाषी आ जाए, तेलुगु बोलता है, इसे किनारे बैठा ऐसा हो सकता है, तो मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। जेंडर, कास्ट, सर उस तेलुगु बोलने वाले को हिंदी भी आती है तो उसको नहीं, ये पीपल की है, हाउ वाइड दे आर थिंकिंग। अगर वाइड विचारधारा, इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिकॉज वी लव, हम डाइवर्सिटी को प्यार करते हैं, वी आर हैविंग एफिनिटी, हमें अच्छा लगता है जब 26 राज्यों में लोग अलग अलग तीर पंख लगा के निकलते हैं, ये सब तो हमको दिखने में, हमको डाइवर्सिटी इट सूट्स टू अस। वी आर हैविंग द थिंकिंग ऑफ एकोमोडेशन, हमने हर जगह के हर कास्ट वालों को एकोमोडेट किया। हमने कल बताया नहीं था, पर्शियंस हमारे यहाँ के फारसी लोग, हमने बताया यहूदी इजराइल से जब वो मारने लगा था, कौन? हिटलर, हमारे यहाँ के रहे।
सबसे पहली मस्जिद हमारे यहाँ बनी। आप समझो कि हम लोगों ने किसको किसको शरण दी। वी हैव एक्सेप्टेड ऑल। तो हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में मार्जिनलाइजेशन है तो शुरू में जो आर्यंस आए थे और उन्होंने किनको मार्जिनलाइज किया था कि भाई अरे ये तो शूद्र निकल गया, ये तो सफाई करता है नाली की, इसकी छाया पड़ गई, अब नहाओ चल के। ये छाया पड़ने से नहाने लगते थे। यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यहाँ नहीं जा सकते माने। तो हमारे यहाँ मार्जिनलाइजेशन हो गया, समझ में आई? आर्यंस ने किया। फिर इसके अलावा इसी तरीके से साउथ इंडिया में कुछ मार्जिनलाइजेशन है, वो सब हम बातें आज देखेंगे। किसकी वजह से होता है बताओ? जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन की वजह से भी हो सकता है। कलर, रेस भी हो सकता है। रेस मान लीजिए कोई जिप्सी आ जाए, नीग्रो आ जाए, नाइजीरियन आ जाए हमारे यहाँ, तो देख कर हम कहेंगे कौन आ गया, कहाँ का आ गया। दैट इज रेस, ठीक है। और रिलीजन के भी बेसिस पर। चलो, सो it creates fear among marginalized people. It creates fear among marginalized people. Group who are in mainstream may snatch their rights, basic rights छीन सकते हैं और overpower them. People who are in mainstream may dominate. वो किस पर डोमिनेट करेंगे? Over माइनॉरिटी। such group. जो भी ये है क्या तुम ऐसा समझते हो निकेत, माइनॉरिटी होने का मतलब मार्जिनलाइज्ड होना है? सर उसको अगर किया जाए तब है। अमेरिका में 10% यहूदी हैं, ज्यूज जानते हो, जो इजराइल में रहते हैं, और लेकिन वो इतना पैसा रखते हैं कि पूरे अमेरिका की जीडीपी के बराबर। जितने तुम बड़े बड़े नाम जानते हो वो सारे लोग ज्यूज हैं अमेरिका के। ऑल रिच जितने भी बड़े बड़े आप देखते हो ना, डायरेक्टर्स या और कोई भी है, वो सब कौन है बताइए? They are so worthy, so talented. समझ में आ गई? तो क्या वो माइनॉरिटी में थे तो मार्जिनलाइज हुए? नहीं। सिख, ज्यादातर जो सिख हैं, सरदार हैं, वो बहुत पैसेवान हैं और समाज में उनका अच्छा होता है तो मार्जिनलाइज नहीं हो पाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो माइनॉरिटी का मतलब मार्जिनलाइज होना नहीं। अगर आप मेन स्ट्रीम एक्सेप्ट करती है, पैसे वाले हो, तो सब एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें क्या दिखाया गया है? दैट इज एक कार्टून दिखाया गया है। कार्टून। दादू, व्हाई डू यू ऑलवेज शो आदिवासीज एज डांसिंग? दैट इज आदिवासी। इसमें दिखाया गया आदिवासी डांस कर रहे हैं कार्टून में, देखो। यस, दे डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच। पीपल डोंट नो that when I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest. तो यहाँ पर ये बात दिखाया गया। सडनली क्या हुआ? अंग्रेज आ गए, ये दिखाया गया जा रहा है अगले चौथे वाले में। अंग्रेज यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? सडनली वी वर टोल्ड कि फॉरेस्ट हमारा नहीं। अंग्रेजों ने तो किया, फॉरेस्ट लॉ किसने बनाया? दैट इज यू शुड गो आउट ऑफ फॉरेस्ट। वी वर रिच, आदिवासी रिच थे, लेकिन उनसे कह दिया कि तुम अब चले जाओ यहाँ से, फॉरेस्ट लॉ आ गया। तो बताओ वो कहाँ गए होंगे? ये जो आदिवासी थे, ट्राइब्स थे, कहाँ गए? आज जो तुम्हारे यहाँ ये लेबर का काम करते हैं, जो ये सारे लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, या कोई भी काम करते हैं, ये सारे आदिवासी। इनके पास कोई काम ही नहीं बचा लेबर के अलावा। शहरों में यहाँ यही है। तुम किसी से भी पूछ लो, इनकी उससे पूछ लो कास्ट क्या है, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा। कोई भील है तो कोई कहीं का अहोम है, जो भी जगह जगह के ट्राइब्स हैं, यही लोग हैं। सो नाउ देन हाउ डिड दे सर्वाइव? ये देखो पूछा गया कि वो कैसे करते हैं। तो 5वें फिगर में देखो, क्या वो ट्रैक्टर में मजदूरी कर रहे हैं? नहीं दिखाया जा रहा। हाउ दे सर्वाइव?
फिर क्या हुआ, देन द कंपनी वाला केम, क्या लिखा है लास्ट वाले में, देन द कंपनी वाला केम, दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर अवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट। तो उन्होंने कहा दे प्रॉमिस्ड जॉब्स एंड मनी, तो उस काम को कौन करेगा, कंपनी वालों ने उनको काम दिया और फिर अब वो खुश हैं। तो मार्जिनलाइजेशन से निकला भी जा सकता है। खुश खुश का मतलब यहाँ क्या दिखाया गया, सर खुश नहीं हूँ। Some gave thumbprints, not really they were selling their lands off. Only a few were given token jobs, but most of us did not sell. इसमें क्या दिखाया है? Some villagers were excited, others said they won't destroy our life and would get nothing. जब उन्होंने जॉब दिया तो कईयों को जॉब मिल गया, कईयों ने कहा नहीं ये भी हमको धोखा देंगे, तो कईयों ने जॉब नहीं लिया। तो लास्ट कार्टून में क्या दिखाया गया है कि जिसने जॉब, कईयों को मिला कईयों को नहीं मिला। जॉब लास्ट वाला देखो ना, पहले पेज का, यहाँ पेज अलग अलग है क्या, अभी पिछले वाले पेज का, अगले पेज में देखो। Then they beat and threatened us till eventually everyone forced to sell and abandon. फिर बाद में उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुमको जॉब मिलेगा। कुछ ने बेच दिया, कुछ ने नहीं बेचा, जिसने नहीं बेचा उसको पीटा गया। अगले पीरियड में Then they beat and threatened us. और फिर लास्ट में क्या कहा गया बताइए, They had the support of authorities. अथॉरिटी का सपोर्ट था। ओ दादू एंड अवर लैंड वैन, उनके दादू उसी ग्रुप के थे, तो फिर हमारी जमीन का क्या हुआ। तो फॉर 30 years हमको बहुत थोड़ा पैसा मिला फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, बट हमारे सारे फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ चले गए। द मनी हार्डली लास्टेड इन ए सिटी वी हैड नो मीन्स। फिर दादू को भी अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और फिर उसके बाद उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स मेरे पिता दिल्ली आ गए। दादू थे ना, यानी तुम्हारे पापा, तो ये उसकी पोती पूछ रही है, तो फिर हम लोग दिल्ली आ गए। फिर क्या हुआ बताइए, वेयर वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से, आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आवर स्टडीज एंड आवर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस। हम लोग संथाली बोलते थे। संथाली कौन सी लैंग्वेज है, जो बंगाली और हिंदी का मिक्सचर, उसे क्या कहते हैं, संथाली। वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक इवन इंग्लिश। तो उसकी पोती बोलती है, लेकिन अब तो हमारे दोस्त भी हैं। तो दादू वहां पर आ गए, उन्होंने बताया, ये दादू की भी बचपन की कहानी समझो, उनके पिताजी रहे हों, ये 4th जनरेशन की बात। तो दादू नहीं गए पढ़ने लिखने, लेकिन उसकी पोती कहती मैं तो जाती हूँ, मैं तो इंग्लिश भी बोल रही हूँ। तो आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स अवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट योर विलेज, इट इज ए lot of to teach them. One day I will make a movie. उसकी पोती कहती है मैं इस पर एक पिक्चर भी बना दूंगी। मेरे भाई साहब आदिवासी, तो आदिवासी कौन है, इनिशियल। आदि का तुम समझते हो, आदि का मतलब पहले और वासी का मतलब रहने वाले, तो जो पहले रहने वाले। आदि का क्या मतलब होता है, हमारे पूर्वज, पूर्व। अवासी का क्या मतलब होता है, रहने। तो दैट मीन्स अर्लियर इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उन्हें किसने निकाला होगा, इन हम लोग जो आर्यंस हैं वो मिडिल एशिया से, यानी मध्य एशिया से, यहाँ के थोड़ी ना है, सब आर्यन से। मोस्टली आर्यंस है। जो लोग ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो बनिया हैं, और जो चतुर्थ श्रेणी के हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट, उनको छोड़ दो तो सब बाहर के हैं। जो 4th श्रेणी के हैं उनके ऊपर वहाँ के बाहर के लोगों ने ओवर पावर किया। सबसे पहले आर्यंस ने यहाँ के लोगों को दबाया, फिर मुगल्स ने दबाया, फिर इंग्लिशमैन से, 3 लोगों ने। तो कौन लोग सप्रेस हुए, जो यहाँ के लोग थे। यहाँ के मूल निवासी कौन है, वो लोग जो शेड्यूल्ड, आर्यंस नहीं है, आर्यन ने किया था, आर्यंस ने दबाया। फिर बाबर और उनके वंशजों, उसके पहले इब्राहिम लोदी और ये सब ने दबाया। खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, ये सब ने दबाया। फिर मुगल आए, फिर क्रिश्चियन आए। समझ में आ गई बात की नहीं। यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या उन्हीं की जनसंख्या यहाँ 70% है? तो हाँ, भारत में किसकी आर्यंस, ये मिडिल देखो, सर वो बाद में जाके फिर वो मॉरियंस बने थे। ये देखो कितना अच्छा। मौर्यंस तो
शूद्र हैं, दलित। हाँ? दलित नंगे। ये देखो, मौर्य साम्राज्य जानते हो ना? Yes, sir. अगर कोई पूछे कि हमको हमेशा दबाया गया है, तो ये शेड्यूल्ड कास्ट, तो तुम कह देना यू शट अप। मौर्यंस दे वर किंग ऑफ द ग्रेट इंडिया। मौर्यंस शूद्र थे। समझ में आई बात की नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य, इन सबको चाणक्य का अपमान करके भेजा था। ब्राह्मण था, तो उस वहां के राजा ने तो बोला तुम मेरा अपमान करते हो, मैं ब्राह्मण हूं, देखना इसी सिंहासन पर एक दिन चमार बैठेगा। और उसने मौर्य फिर और उनको चंद्रगुप्त मौर्य फोर्थ श्रेणी का जो मैलड होता। ये सर जो बात समझ आई नहीं? या जो चमड़े का काम करते हैं या किसी भी चीज, जो शूद्र हैं, तो फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो पहले ऐसा नहीं था हमारे यहाँ जैसे आजकल कमोड सिस्टम है। पहले महिला हम लोग करते थे, वो ढोते थे। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहते। बात समझ आ गई ना? पहले आप महिला ढोने की प्रथा थी और सर पर महिला ढोने की प्रथा थी, वो समय हमने देखा है। तो ये सब नहीं था कि अभी वाला सिस्टम, सीवेज सिस्टम। दैट इज दे आर लोडिंग द शिट ओवर देयर हेड एंड दे डंप इट समवेयर। उसके लिए उनको 20 रुपए 30 रुपए दिए जाते। तो वो जो कितना दूर जाते है, कितना दूर जाते थे? क्या कितना दूर जाते थे? जहां दूर चले जाते थे, थोड़ा दूर का मतलब कहीं ना कहीं उनको फेंकना पड़ता था ना, तो उस प्रथा को क्या कहते हैं? महिला ढोने की प्रथा। इनके दुआओं बोल रहा है। बात समझ? और कोई ज्यादा बोलता था कि अरे इनकी छाया मुझ पर पड़ गई, तो वो जरा झुक जाते। कहते तो जाओ ना। ये समझो, यहाँ से देखिए, ये मिडिल एशिया, ये क्या है? मिडल ईस्ट। मिडिल ईस्ट, हम लोग मध्य एशिया से आए हैं, मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया। और कुछ लोग यहाँ से कहाँ चले आए? यहाँ। और कुछ लोग कहाँ चले गए बताओ? वेस्टर्न। ये दैट इज जर्मनी। कहाँ चले गए? ये जर्मनी। जो जर्मनी चले गए उनको नाजी बोलते हैं। वो भी आर्यंस है, उनका भी स्वास्तिक का चिन्ह है। और यहाँ भी आए तो हमारा भी स्वास्तिक का चिन्ह था कि नहीं ऐसे? यस सर। और उनका भी ऐसे चिन्ह था, बस वो उल्टा बनाने लग गए, थोड़ा भूल गए थे। सही। तो इससे समझ में तो तुम्हें बात आ गई ना? तो दैट मीन्स वी आर नॉट इनहिबिटेंट। ओरिजिनल इंडिपेंडेंस कौन सा है बोलो? दैट इज जो आदिवासी। अब तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई? ओरिजिनल इनहिबिटेंस, रीजनल ब्लड। ओरिजिनल इनहिबिटेंस who were living in India are आदिवासी। वो आदिवासी थे। देखो आदिवासी आपको कहाँ मिलेंगे? दे आर नाउ फाउंड इन जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है बताइए? वेस्ट बंगाल। नहीं सर टाटा अरे नगर। झारखंड टाटा, में। हाँ सर झारखंड। टाटा नगर बोलते हाँ, अरे टाटा नगर अलग अरे है यही भाई। है। अरे उसी को जमशेदपुर बोलते हैं। अंदर है। वहाँ का आदिवासी वही यही है है। क्या? जमशेदपुर में ये लोग पाए जाएंगे। ओडिशा में भी आदिवासी है, राउरकेला। यहाँ कोयले की खाने हैं, तभी तो ये बोला गया चलो माइनिंग करो। वो कार्टून में दिखा भी तो गया है। वहाँ है ना, टाटा में ही तो है कोयला हाँ। वाला। अब ये देखो, जैसे और कहाँ पे है? बोकारो। बोकारो में स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील सिटी। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भिलाई। चलिए, इसके अलावा और भी कई जगह पाए जाते हैं। सो दैट इज देयर आर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन ओडिशा। There is little hierarchy among them. आदिवासी societies are distinctive. क्यों? क्योंकि often very little hierarchy among them. तो this makes them radically different from communities organized around that is जाति वर्ण और other. बात समझो इस चीज को। अगर मैं तुमसे ये बात कहूं कि आदिवासी कौन सी जाति के हैं, बताओ। मतलब ब्राह्मण है, दलित। इसके बाद है कि दलित हैं, ये ठीक है। बोल रहे कि वो किसी कास्ट के नहीं है, क्योंकि वो उस चक्कर में ही नहीं पड़े। जो ट्राइब्स है ना,
ट्राइब्स जंगलों में रहने वाले हैं, उन पर किसी राजा ने कभी रूल ही नहीं किया। जबकि समझ में आई, एक है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो जंगलों में नहीं रहते थे उनको तो दलित बना दिया गया, लेकिन जो जंगलों में रहते थे क्या वो किसी राजा के अंडर में थे? तो उनका लीडर सरदार रहता था, कबीला रहता था। और कबीले का सिस्टम क्या था? कबीले में कोई ना ऊंचा होता था ना नीचा। सबसे अच्छा सिस्टम किसका है बताइए? आदिवासी कबीलों का। कबीलों में जाति व्यवस्था थी ही नहीं, तो वहां पर क्या होता था कि ना बड़ा ग्रुप होता था ना छोटा ग्रुप होता था। इवन कबीले के सरदार की लड़की किसी से भी प्यार कर ले तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती थी। हमारे यहाँ होता था ब्राह्मण है और वो अगर दलित से करे तो गला काटने को तैयार रहते कि नहीं रहते? ऐसा होता है। लेकिन क्या कबीलों में सिस्टम होता है? तो वहां कपड़ा धोने वाला भी और खेती करने वाला सब समान, क्योंकि सबको सब काम करना। कबीले में कोई साइंटिस्ट होगा क्या? सब एक ही जैसा तो काम करेंगे, सब तो एक ही जैसा काम करेंगे। कबीले में सबकी दिनचर्या एक है, उसी में से एक ताकतवर को सरदार बना दिया, तो उसमें क्या जाति रखी जाए? कुछ की जा सकती क्या? तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, देयर इज नो कास्ट सिस्टम इन आदिवासी। कोई ऊंचा नीचा है? तो तुम ये समझ गई ना कि शेड्यूल्ड कास्ट अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब अलग है। फिर से समझो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में फर्क है? नहीं तब भी समझ लो, ये हिंदी जो भारत का अनुसूचित जाति, इसको क्या कहते हैं बताओ? अनुसूचित जाति को क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट। एससी। इसको अनुसूचित का क्या मतलब है? जिसको गवर्नमेंट ने लिख दिया, धोबी, चमार, नाई, कहार, उन सबका नाम एक सूचना जारी कर दी कि ये सारे हैं, उनको कहते हैं अनुसूचित। शेड्यूल कर दिया, नाउ दीज आर शेड्यूल कर दिया, एक पर्चे पे लिख दिया, समझ आया? दीज आर शेड्यूल्ड कास्ट, दैट मींस दे विल गेट रिजर्वेशन। समझ आई? रिजर्वेशन किस चीज की? हैं? अरे वोटिंग राइट्स। अच्छा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का क्या मतलब है? शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब। और शेड्यूल्ड ट्राइब का दूसरा नाम मैं क्या कह रहा हूँ? आदिवासी। इनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं। अभी मेरी भांजी यहाँ पर डॉक्टरी की परीक्षा देने आई थी, तो 20 सीटें थी, उसमें सिर्फ एक ही जनरल के लिए वैकेंसी थी, बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट इन सब के लिए थी। 19 सीटें उनके लिए। ओबीसी के लिए इतना ज्यादा रिजर्वेशन। क्या चीज? ओबीसी के लिए बस एक है? ओबीसी के लिए बस एक डॉक्टरी की परीक्षा देने आई थी यहाँ पर, एक है ना एम्स कॉलेज, नीट। तो आप समझ लीजिए रिजर्वेशन बहुत तगड़ा है तो इंडिया पास में। हुई कि जनरल फेल वालों है? के लिए कुछ नहीं। जनरल के लिए सिर्फ एक ही है। 20 में से एक। तो सर पास हुई कि फेल? पास फेल का अभी 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा। इतनी बात तुमको समझ आ गई? मिठाई बाटी तो बड़ी। हाँ। अब ये देखो, दैट इज दे हैव नो कास्ट सिस्टम। उनमें कोई कास्ट सिस्टम है क्या? क्यों? बुक में क्या लिखा है? बिकॉज नो किंग हैज रूल्ड ओवर देम। यहाँ पढ़ो, कहीं लिखा है, ये देखो, दे वर और दोज वर रूल्ड बाय किंग। उनमें प्रिंसिपल ऑफ जाति गणना सिस्टम नहीं। बात नहीं पढ़ी कि नहीं? वो किंग से कभी रूल ही नहीं हुए, तो उनमें जाति कहाँ होगी? पढ़ा? वो दिखाया कि जो रूल होंगे किंग से, उनमें जाति होगी। उनने कबीले का सरदार था, तो क्या करेगा? They were having, they have no caste system। फिर वो गरीब क्यों हो गए जब कास्ट सिस्टम नहीं? बताओ बताओ गरीब है? लूट ली। करेक्ट, दैट इज बाय फॉरेस्ट लॉ मेड बाय कंपनी वाला, सब करेक्ट चीज बता दी। बोले इसीलिए तो गरीब हो गए, इसीलिए लेबर क्लास हो गए। नहीं तो अंग्रेजों के आने से पहले तक उन पर मुगलों ने भी हाथ नहीं डाला था, सभी डरते थे। और असम के अहोम्स, उन पर तो अंग्रेजों ने कहा ना भैया, इतने वो जानते हो 700 सालों से असम पे राज्य कर रहे थे, 14 बार हरा दिया था। और उन्होंने अंग्रेजों को हरा। उन्होंने कहा नहीं तो उनका अंग्रेजों का इरादा था चीन तक जाएंगे, अहोम ने बढ़ने नहीं दिया। असम वालों ने, असम के थे ना, असम ने नहीं बढ़े, अहोम से। तो मुगलों ने तो कभी हाथ ही नहीं डाला। और राणा प्रताप के कौन आदिवासी राणा प्रताप के दोस्त थे? भील। भील मिल गए राणा प्रताप के साथ, अकबर से लड़ाई करी। समझ में आया आदिवासी का? तो इस तरीके से
आदिवासी में कोई रूलिंग नहीं होती। ये अब जरा देखिए, दे हैव देयर ओन क्या है, कल्चर एंड ट्राइबल सिस्टम। उनका अपनी संस्कृति, आज भी वो उसी को फॉलो करते हैं। दे आर हैविंग देयर ओन हियरार्की। हियरार्की का मतलब जो फादर ने किया वो उनके बेटे ने किया है, परंपरा ना। पदानुक्रम। So they have their own ट्राइबल कल्चर, और वो किसी को अपने ग्रुप में शामिल भी नहीं करते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ये तो उनमें शामिल नहीं हो सकते कभी जाके, जो उनके मेंबर हैं वही रहोगे, ठीक है। दे हैव देयर ओन रिलीजन, ओके। वो किसी, उनकी वन देवी होती है, वो उसी को मानते हैं। वन देवी, वन में, जंगल में किसी पत्थर को देवी मान लेते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अब अगला देखो, यहाँ पर क्या दिखाया गया है अगले पिक्चर में, कि वो कुछ लोग ट्राइबल डांस कर रहे हैं। ट्राइबल डांस तुम लोगों ने तो देखा होगा ना, नहीं देखा सर, बुलाओ। पैर से ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं, यही ट्राइबल डांस है। सर अंकित भी एक बार किया था, याद है। नाउ अपना वाइस आदिवासीज हैव देयर ओन, ठीक है, आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज प्रोबेबली एज ओल्ड एज संस्कृत। इतनी पुरानी उनकी लैंग्वेज, क्योंकि वो रहने वाले यहाँ के। अब भारत की सभ्यता 5000 साल से पुरानी, तो वो तो रह रहे हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज ही बहुत पुरानी है। दे हैव देयर own language as old as Sanskrit, ठीक है। Now आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब है कि बिल्कुल उनका मजाक उड़ाया जाता है। किसी देखिए, इनका देखो, इनकी नाक पकौड़े जैसी, इस टाइप का। स्टीरियोटाइपिंग कहने का मतलब है कि दे आर टिपिकल, पेक्यूलियर, इस तरीके से। कभी कभी आदिवासी लोग नौकरियों में भी आ सकते हैं। मेरा एक दोस्त गौड़ था, वो गौंड समाज का था, मध्य प्रदेश का। हाँ, तो कहता था हम लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जब हम अपने ग्रुप में जाते हैं हमारे यहाँ आदिवासी में, तो वहाँ लोग चमड़े की निक्कर पहनते हैं, कहते हैं वहाँ दूसरा ही सिस्टम है। तो वो अपने ग्रुप में जाता था तो वैसे ही वो रहता था, चमड़े की चड्डी। हम लोगों के साथ नौकरी करता था, एयरफोर्स में मिल गया उसको, मतलब जॉब मिल गया। कह रहा कि उसका जो ग्रुप है, कहता हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, और कुछ मतलब पहनो ना पहनो सब ऐसे ही चलता है। ओला हम लोग चमड़े हमड़े की वो हिरन हिरन की छाल होती है वो पहनते हैं, तो उनका अपना सिस्टम है। हम लोग आदिवासी की तरह नहीं रह सकते ना, उनके बीच जाके मिक्स भी नहीं हो सकते। उनका अपना सिस्टम है, जैसे रहते हैं। अब देखो, आदिवासी को तुम्हें पता चल गया, दे आर हैविंग लैक ऑफ एडवांटेज। बोलो, वो मेन स्ट्रीम से कभी जुड़े नहीं, वो मार्जिनलाइज्ड रहे, तो क्या उनको कोई कल्चर मिला? क्या उनको कोई पढ़ा? उन्होंने अपना ट्रेडिशन छोड़ा नहीं। और इंडिया ने क्या किया बताओ? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कल तुम पढ़ रहे थे, वो बोले इंग्लिश पढ़ो, या जो वर्नाकुलर लैंग्वेज भी बोली, तो उसमें क्या कोई आदिवासियों के लिए किताब छपेगी? अब 5000 लोग हैं आदिवासी एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या 5000 किताबें छपवाओगे तुम? क्या 5000 में 2000 बच्चे होंगे, तो क्या बुक्स उनके लिए लिखी जाएगी क्या? जब तुम उनकी भाषा ही नहीं, तो बेचारे पढ़े कैसे? तो क्या वो मेन स्ट्रीम से अलग होते चले गए? तो वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, क्या आदिवासी के लिए कोई डेवलपमेंट का है? So forest was absolutely crucial to development of all empires. Whoever king ruled, they always eyed on forest. उनकी नजर हमेशा किस पर रही? जंगलों पर। They always tried to attack on Adivasis. So Adivasis expended most of their potential for fighting. उनका पूरा ध्यान अब किस में रहेगा बताओ? लड़ाई। जब राजा को जंगल चाहिए, जंगल में चीड़ है, देवदार है, शीशम है, सागौन है, टीक है, एक से एक महोगनी की लकड़ियां हैं। हर राजा चाहता है जंगल पे अधिकार हो, लाल चंदन, जंगल में ही उसको शिकार भी करना। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी अपने कल्चर की रक्षा कैसे करें बताओ?
दे हैव टू ओनली फाइट, अगर फाइट करेंगे तो अपने बच्चों को भी फाइटिंग सिखाएंगे. सो दे आर अवे फ्रॉम डेवलपमेंट. सो आदिवासीज हैव नेवर गॉट डेवलपमेंट. बोलो बात समझ में आई? आगे समझिए. नाउ Adivasis today as somewhat marginal and powerless community. आज हम कह सकते हैं कि आदिवासी मार्जिनलाइज्ड हैं और उनके पास पावरलेस कम्युनिटी, क्योंकि उनको जंगल से हटा दिया गया. तो लिखो दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट फॉरेस्ट लॉ. उन्होंने कौन सा लॉ बनाया? फॉरेस्ट. एंड इवैक्यूएटेड ऑल आदिवासीज फ्रॉम देयर फॉरेस्ट. बैंड फॉरेस्ट फॉर ऑल आदिवासी. बैंड फॉरेस्ट बंद कर. ईस्ट इंडिया कंपनी. वैसे हमें याद नहीं, आप लोगों को याद होगा कौन फॉरेस्ट लाया था? क्या सर? फॉरेस्ट लॉ कौन लाया था? हिस्ट्री में तो पढ़ा था ना. सर डलहाउसी था. पता नहीं, हिस्ट्री में था, फिर से देखना पड़ता. दाल बाटी. ब्रॉट फॉरेस्ट लॉ. अभी इसी में ही पता चल जाएगा कार्टून में. यहाँ पर एक जगह दिखाया गया, एक अंग्रेज दिखाया जा रहा है कि नहीं? तो ट्राइंग टू कन्वे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट फॉरेस्ट लॉ एंड बैंड द एंट्री ऑफ आदिवासीज इन फॉरेस्ट. ट्राइबल डिकुस वाला निकालना. क्या निकाल रहा है? Band. वही है. हाँ, पीछे पीछे पीछे. द एंट्री ऑफ बिरसा मुंडा. देखो बता भी दिया. नाउ इस तरीके से उनकी एंट्री बैन हो गई. दे नाउ दे हैव नो ऑक्यूपेशन फॉर लिवलीहुड. अब उनके पास क्या बचा बताओ? तुमको तुम्हारे घर से निकाल दिया जाए, तुम क्या करोगे? नाउ समझ में आई कि नहीं? फिर रोज बर्थडे मनाओ जब निकाल दिया जाएगा. तो नाउ दे हैव नो ऑक्यूपेशन फॉर लिवलीहुड. क्या उनके पास कुछ बचा? जंगल से ही निकाल दिया. क्या कर रहे हैं? नो ऑक्यूपेशन और हम लोग भी कभी पूछो पापा पापा हम लोग किस जंगल से आते हैं, पापा बताएंगे कि हमारे दादाजी किस जंगल के थे. अगर हम आदिवासी हैं, अगर हम जाति सिस्टम में, अगर हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैसे, तब तो हम आदिवासी नहीं हैं. अगर हम इन सबसे अलग हैं, हम भील हैं, गौंड हैं, अहोम हैं, है ना, इसी तरीके के, तो फिर हम उसमें आएंगे. सर दादाजी का कौन सा जंगल है? अब देखो यहाँ पर एक पोएम लिखी गई है. पोएम पढ़ो. ये वाली पोएम है. लिखा है Come Mini, let's go to Assam. Our country has so much suffering. The country of Assam, oh Mini, has tea gardens full of greenery. The Sardar says, work, work. The Babu says, catch and bring them in. The Sahib says, I will take off the skin of your back. ये कब की बात कही गई है? यहाँ पर आदिवासी जो झारखंड के थे उनको कहाँ भगाया गया? जंगलों से निकाल दिया गया. तो वो अपनी पोती से कोई कह रहा है कि चलो हम लोग आसाम के जंगलों में चलें. उनको निकाल दिया गया. तो जब जंगलों से निकाल दिया गया, सुना है वहाँ पर दार्जिलिंग में बहुत बड़े चाय के बागान हैं और वहाँ हमको काम मिल जाएगा. तो वहाँ जब गए तो बताओ, जब वो वहाँ पे गए तो क्या हुआ बताइए? सरदार कहता है पूरा दिन काम करो, और ठेकेदार क्या कहता है, बाबू क्या कहता है कि उनको पकड़ के लाओ और बाड़े में बंद कर दो चारों तरफ, यानी वो बाहर बाउंड्री के बाहर ना जा पाए. ऐसा हुआ था कि नहीं? अंग्रेजों के समय में वो भाग गए थे तो उनको पकड़ के भी लाया गया. जब गांधी जी ने कहा था कि, बोला था कि भारत छोड़ो, तो उन्होंने सोचा हम लोगों के लिए भी ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, जो छोड़ो सब चीज. तो फिर पकड़ के उनको लाया गया. नाउ और साहेब से मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा चमड़े की. देखो लिखा है तीसरी लाइन. सर हे जादू राम. आई विल टेक ऑफ स्किन. हे जादू राम, यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू आसाम. उन्हीं के ग्रुप का कोई आदमी था जादू राम, उसने कहा तुमने हमें धोखा दिया. तो यहाँ पर देखो उनसे काम कराया जा रहा है, चाय के बैग पैक कराए जा रहे हैं और वो क्रेट्स बाहर भेजे जा रहे हैं. बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखो अगले ग्रुप में तुम क्या देखते हो पिक्चर में.
यहाँ दिखाया गया दिस इज ए सरमाई नियांगगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी। भारत में सबसे ज्यादा मौतें कहाँ पे होती हैं और सबसे ज्यादा भूखमरी वाला क्षेत्र कौन है जो सबसे ज्यादा बदनाम है? कालाहांडी, उड़ीसा में। वहाँ लोग इतने गरीब हैं कि अगर तुम उनको एक टाइम का खाना दे दो तो 3 दिन तुम्हारे यहाँ काम करें। यार काला अंडा। कालाहांडी उड़ीसा का है, कालाहांडी। काला हांडी सिर्फ एक टाइम के खाने की भी दिक्कत है। तो दिस एरिया इज इनहेबिटेड बाई, यहाँ कौन रहते हैं बताइए? दैट इज कोंड्स। पूरा नाम क्या? डोंगरिया कोंड आदिवासी कम्युनिटीज। नियमगिरी इज द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी। ये एल्यूमिनियम कंपनी वहां सेटअप की गई है और उसमें इन लोगों को काम मिला और फिर उसके बाद क्या हुआ? That it is they have strongly registered this proposed development and have joined the environment। तो जब उनकी जमीन पे, आदिवासियों की जमीन पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री खोली गई तो क्या उनका कल्चर तबाह हो जाएगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है, नहीं ये उनका कल्चर है, मत करो ऐसा। फिर भी देश की बात होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ता है। रिसोर्सेज है तो निकाले तो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये क्या चीज कही गई है? फॉरेस्ट लैंड किसके लिए क्लीन की जाती थी बताओ? टिम्बर के लिए। टिम्बर समझते हो क्या होता है? लकड़ी के लिए। तो इसी तरीके से इसकी वजह से क्या होता है? 50% ऑफ द पर्सन्स आर डिस्प्लेस्ड। पढ़ो, लिखा है हेडिंग में 50% ऑफ द पर्सन उससे क्या हो गए? डिस्प्लेस्ड हो गए। और इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। और कई जमीनों पर तो नॉर्थ ईस्ट में, यह है नॉर्थ ईस्ट, सब मिलिट्री है। अब तुम मिलिट्री को जमीन बांट दोगे जंगलों की तो वहां के आदिवासी कहाँ जाएंगे? मिलिट्राइज कर दिया गया। और कितनी जमीन थी जरा देखो, 40,564 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। और कई को तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया, कई को तो बायोडाइवर्सिटी बना दिया गया, कई को तो नेशनल पार्क बना दिया। तो बताओ कहाँ जाए? शहरों में आदिवासी यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीसीज। उनकी इतनी रिच डाइवर्सिटी है कि हम लोग 2-4 पेड़ के बारे में जानते हैं, वो 10,000 पेड़ों की पत्तियों को, उसकी लकड़ियों को, उसकी छाल को सब यूज करते हैं। 10,000, देखो यहाँ लिखा है 10,000 पेड़ों। सर वही तो है, आयुर्वेदिक को ज्यादा यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीसीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो दे आर हैविंग वेरी रिच कल्चर। हम उन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। वी नो वेरी लेस अबाउट दैट। अदरवाइज दे हैव रिच कल्चर एंड रिच हियरार्की। वो अपने पिता से पूरी की पूरी चीज ले लेते हैं। पिता से पिता दादा से लेते हैं। जो उनके कबीले में 5,000 साल पहले की जो भी नॉलेज थी वो अभी तक ट्रांसफर होते आ रही है। यही तो बात है ना। इट इज ओनली हियरार्की। अब ये देखो इसके बाद क्या कहा गया है कि नाउ लूजिंग देयर लैंड दे वर्क। कहाँ वर्क किए? इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड मोस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड। उनके बच्चे देखोगे बहुत कुपोषित होंगे। सो इससे क्या हो गया बताइए? 45% रूरल एरिया में रहते हैं, 35% कहाँ रहते हैं? अर्बन एरिया। 35% शहरों में आ गए, 45% गाँव में चले गए। अब माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, क्या तुम ऐसा समझते हो फरीहा जो माइनॉरिटी में है वो मार्जिनलाइज होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो 5,000 पारसी हैं वो सबसे अमीर है। पहली क्रिकेट टीम पारसियों ने बनाई थी, ईरानियन पर्सियन, जो बताया था कि नहीं कल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिख हैं माइनॉरिटी में है बट वो मार्जिनलाइज नहीं, क्योंकि पैसे वाले हैं। सर तो बांग्लादेश सर पैसा माइनॉरिटी में है। हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी में हैं, लेकिन अभी वो बहुत पैसे वाले हैं। अदरवाइज पैसे हैं उनके पास, नहीं तो अभी तक बहुत ज़्यादा तेजी से मारे जा सकते थे। लेकिन अगर जो बड़ा ग्रुप है वो अगर लूटपाट खुलेआम सरकार की तरफ से हो तो कितना भी पैसे वाला हो घर में जाकर लोग लूट लें। बात समझ आई कि नहीं? गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर दे तो वहाँ की जो सरकार है वो सपोर्ट कर रही है कि जाओ लूटो, कुछ नहीं होगा। सर कोई क्रिकेटर फारसी है? कोई क्रिकेटर फारसी? जो हमारी फर्स्ट टीम बनी थी क्लास 9th में, तुम चैप्टर पढ़ोगे, वो पूरा पर्सियन का ही, फारसी लोग उनको, और अंग्रेजों से लड़ाई अपनी टीम। जो एक पिक्चर बनी थी ना आमिर खान की, वो उसी पर प्रेरित लगान। तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय दैट ओनली। वही सारी उनकी जो पहली टीम थी वो टाटा की और जमशेदजी टाटा की ही बनाई हुई थी।
तो इस तरीके से था। तो और माइनॉरिटीज आर नॉट मार्जिनलाइज्ड। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी हैं मुस्लिम लोगों में रिलीजन को लेकर कि भाई हमें ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बनना। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था अभी 3 साल पहले, उसने कहा कि हम कहते थे भाई पूछो सवाल, कहते नहीं हमारे यहाँ बोला जाता है मौलवियों से सवाल नहीं पूछा जा सकता, आप मेरे गुरु हैं हमारे यहाँ ये। हमने कहा तुम साइंस पढ़ रहे हो और साइंस में सवाल नहीं पूछोगे तो तुम तेज कैसे बनोगे? बोला नहीं हमारे यहाँ ये गलत माना जाता है, हम लोग सिर्फ सुनते हैं और उसको गलत भी बता दो वो उसे समझ लेगा, रट लेगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में क्या होता है, तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति समझते हो? रीजनिंग। बिना रीजनिंग के साइंस क्या पढ़ी जा सकती है? तो इसलिए कुछ ग्रुप हैं हमारे यहाँ जो मार्जिनलाइज हैं क्योंकि वो लेस एजुकेशन एजुकेशन हमें ओवर पावर करा सकती। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब इसी चीज को यहाँ पर बताया गया, इस पर कोई कार्टून होगा। देखो अगली लाइन में लिख दिया मुस्लिम वुमेन। क्या लिखा है बताइए? मुस्लिम वुमेन आर एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स अटैक एंड द अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन्स राइट स्टॉप अटैक। मुस्लिम वुमेन्स के राइट, जैसे उसमें क्या है, मुस्लिम में क्या दिया है, मे वियर ए बुर्का, स्पोर्ट लॉन्ग बियर्ड, वियर ए फेस समझते हो कि नहीं? नहीं। तुर्क लोग जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? टर्किश लोग इस तरीके की जो टोपी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? फेस। इस टोपी को क्या कहते हैं? तो अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है पढ़ो, इस पूरी लाइन को पढ़ो तब पता चले कि क्या चीज है मार्जिनलाइजेशन। इसमें दिखाया गया है Muslims have other dimension as well. Like other minorities, Muslim custom and practice are somewhat quite distinct from mainstream. Muslim culture हमसे different क्यों है बताओ? कोई बता सकता है? क्या सर? मुस्लिम कल्चर इंडियन कल्चर से डिफरेंट क्यों है? जैसे दूसरे जैन है, तुम कभी जैन को पहचान पाते हो? बुद्धिस्ट तुम्हारे बगल बैठा पहचान पाओगे? इसलिए क्योंकि वो सनातन से निकला है, वो सब एक ही स्ट्रीम से निकले हैं। जैसे उन्होंने गुरु नानक ने एक धर्म बनाया, वो हिंदू धर्म से निकले थे। बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो वो क्या थे? वो भी उसी सनातन से, हिंदू धर्म से निकले थे। जैन, महावीर स्वामी, ये एक ही धर्म से निकले लोग हैं। जबकि मुस्लिम अरब से आया है। कहाँ से आया है? अरब। उनके सबके नाम अरब के नाम है, वो यहाँ के नाम पे नहीं होंगे, अरेबियन नाम से। देयर कल्चर इज इंस्पायर्ड बाय अरेबियंस। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? देयर थिंग्स आर वेल हैं। फोन आ रहा है, एयरटेल का ही वो कोई नाम है? उठा। नहीं वो दीदी का भी है सर। सर अहमदाबाद की होती है। चलो ठीक है, इंडिया इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, मुस्लिम कल्चर अलग क्यों है? दे वियर बुर्का, उनकी और उनकी लॉन्ग बियर्ड होगी। फेस, वे कैसी टोपी लगाएंगे? फेस। तो इस तरीके से दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड, तो उनका जो ड्रेस कोड है वो आइडेंटिफाई करता है। इसी तरीके से क्या हो गए? डू यू रिमेम्बर रीडिंग योर बुक अबाउट द अंसारी? वापस है। ठीक है अभी हैं? बार ये मजबूर करते हैं। अरे एक बार है, दो बार है, सर कौन है? सर